आज से शुरू हो रही है साल के सबसे अहम हफ्ते की शुरुआत। 1 फरवरी को आएगा बजट और उससे पहले पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद इस हफ्ते पे बड़े सवाल है कि क्या बाजार संभलेगा, यदि हाँ तो कितना, और बजट से पहले और बजट के बाद की क्या करें तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कितना एक्शन एक हफ्ते में डालना है अनिल जी, ये बताइए। ओह, मतलब आप और हम सोच सकते हैं उससे ज्यादा और उससे कहीं ज्यादा। और मतलब ऑलरेडी बजट का हफ्ता है, बिल्कुल, उसके ऊपर फेड की पॉलिसी, उसके ऊपर बाकी सारी चीजें, और जो अदानी ग्रुप में हो रहा है वो तो फोकस में है ही। बिल्कुल, तो ढेर सारा एक्शन है और उसके ऊपर रिजल्ट सीजन जोरों पर, सीजन है। और एफआईएस के एक्शन में कहीं कोई कमी नहीं। मतलब जो एक वो कहते हैं कि 3 घंटे की ऐसी वो स्पेशल बॉलीवुड मूवी है जिसमें सारे मसाले हैं, और 3 घंटे बाद आप देखते तो हाँ सब कुछ था। डांस था, कॉमेडी थी, ट्रेजेडी थी, रोना धोना था, ड्रामा था, एक्शन था, और क्लाइमैक्स भी ऐसा कि जो आपको सीट पर बिठा कर रखे। तो ऐसे बड़े एक्शन पे एक हफ्ते के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन उस एक्शन पे एक हफ्ते की बात करें उससे पहले कल जो बड़ा एक्शन हुआ है क्रिकेट के मैदान पर, उस पर आपको, हम पर और सबको बहुत गर्व है। हमारे देश की बेटियों ने एक बड़ा काम किया है और वो एक अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये वीकेंड ही पूरा खेलों के नाम रहा और तगड़ा एक्शन देखने को मिला। लो स्कोरिंग मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को T20 में हराया। वो ज़रूरी था नंबर 1 की कुर्सी बरकरार रखने के लिए, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं, सबसे बड़ी जीत है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम की। वो सबसे बड़ी बात है कि वो कई और बच्चियों को क्रिकेट की तरफ प्रेरित करेगी और दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित करेगी। और अच्छी खासी जीत है, 7 विकेट से हरा है सर, कन्विंसिंग एकदम एक तरफा मैच था, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम जो अब तक पूरे टूर्नामेंट में हारी नहीं। तो हम तो फिर भी एक मैच हारे थे, लेकिन इंग्लैंड तो बिल्कुल भी नहीं हारी थी। तो इंग्लैंड को हराना बड़ी बात है। और जोकोविच उन्होंने भी कमाल किया है, 22 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर। एब्सोल्युटली 22 हो गए, क्या बात, रिकॉर्ड टाई हो गया ना नडाल और जोकोविच, वो भी है। तो ये है। और हॉकी में हम तो नहीं थे, बट फिर भी हाँ, टूर्नामेंट अच्छा फाइनल था, अच्छा फाइनल था। बेल्जियम रिकॉर्ड बना सकता था लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने का, मिस कर गए बस पेनल्टी शूट आउट में। बट एक अच्छा गेम वहाँ भी देखने को मिला। टाइम मिला है देखने का कुछ? हाँ, समय तो देखिए, समय मिले तो आराम से उसको ऑडियो ऑन करके देखिए, ना मिले तो म्यूट करके देखिए। देखना तो है ही, देखना तो है ही है। और जैसा एक्शन आपने देखा वीकेंडर स्पोर्ट्स का, वैसा ही खेल आपको इस पूरे हफ्ते मार्केट की स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। जो आप सोचते हैं, जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। एब्सोल्युटली। कुछ बड़े ट्रिगर्स की बात करें, वैसे तो इस हफ्ते सभी कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर बुरे नहीं है। लगातार 6 दिनों से अमेरिकी बात 6 या 7 दिन 6 दिन से डाउ लगातार बंद हो रहा है ऊपर। नेस्डेक बीच में एक आध दिन थोड़ा सा नेगेटिव रहा, लेकिन नेस्डेक में तो तेजी और भी बेहतर दिख रही है। वीकेंड पर आए नतीजों का एक्शन रहेगा। अदानी ग्रुप के शेयरों पे एक्शन पूरा रहेगा। आज निफ्टी के 4 नतीजे, वायदा कारोबार के 6 नतीजे हैं। और अदानी ग्रुप की तरफ से जो बड़ा स्टेटमेंट आया है वीकेंड पर, वो ये कि प्राइस बैंड नहीं बदलेंगे, समय नहीं बदलेंगे, जस का तस रहेगा। यानी आज और कल 2 दिन अदानी एंटरप्राइजेस का FPO खुला हुआ है। इस पर विस्तार से करेंगे। जबरदस्त होने वाला है, बिल्कुल। तो एक्शन तो बहुत होने वाला है। अब आप किसी भी लिहाज से देख लीजिए, बजट का हफ्ता है तो उसका तो पूरा फोकस है। आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी सर ठीक ठाक ही क्यूज दे रहे हैं। अदानी से ही आज शुरू करें सर, जैसा आपकी इच्छा हो। ग्लोबल मार्केट्स क्योंकि सबसे ग्लोबल मार्केट्स कर लेते हैं एक बार। 6 दिन से तेजी है। वैसे हम तो ज्यादा रिएक्ट या उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। नैस्डैक फिर से 1% ऊपर, इस साल 11% ऊपर है नैस्डैक। कौन नैस्डैक? कैसा डाउ? कुछ आज न डाउ देख रहे हैं, न नैस्डैक देख रहे हैं, न नैस्डैक फ्यूचर देख रहे हैं, डाउ न उनको अच्छा देखकर खुशी है, और नहीं खराब हो जाते तो बहुत गम होता है। क्योंकि हमें जो ट्रेड करना है पूरे के पूरे हमारे अपने संकेतों पर ट्रेड करना है। इसलिए आपका पहला सवाल जो पहले आपका था वही इंपॉर्टेंट है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या होना है। इतने सारे अपडेट्स आए हैं सर, बट 3-4 मेन जो टॉकिंग पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स उन सब पर आपकी राय लेनी है। एक तो ये जो FPO पर रिएक्शन आया है और अदानी ग्रुप का बयान आया। अब अदानी ग्रुप कह रहा है कि ना तो हम प्राइस बदलने वाले हैं, ना टर्म्स बदलने वाले हैं। बट हमने देखा है कि FPO का जो फ्लोर प्राइस है उससे ऑलरेडी 15% नीचे स्टॉक है। करेक्ट। जो क्लोजिंग है फ्राइडे की। साथ ही सिर्फ फ्राइडे को 1% रिस्पॉन्स मिला है, अभी 2 दिन बाकी हैं। तो ये कॉन्फिडेंस इनका कहाँ से आ रहा है और इसको कैसे देखना चाहिए?
ये कहना मुश्किल है कि कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप 3112 रुपये का आपका लोअर प्राइस बैंड हो, अपर भी नहीं, और 2760 रुपये पर स्टॉक बंद हुआ, तो कोई भी अपर लोअर प्राइस बैंड पर भी अप्लाई क्यों करेगा? Exactly. ठीक है, या तो एक ही कारण हो सकता है कि कल जब ये एफपीओ बंद होगा उससे पहले भाव 3112 रुपये या जो भी अपर प्राइस बैंड है उसके ऊपर निकल कर टिक जाए, या तो वैसा हो तब तो अलग बात है, और अगर वैसा नहीं होता है तो फिर कोई भी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एफपीओ में पैसा डाले। जस्टिफाई कैसे करेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स डालेगा नहीं, क्योंकि जब तक इशू प्राइस के नीचे आपको मिल रहा है यही ले लीजिए। और अगर कोई फंड्स डालना चाहते हैं तो फंड्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जब मार्केट में उससे सस्ता मिल रहा है तो आप क्यों खरीद रहे हैं। तो अल्टीमेटली लिटमस टेस्ट ये है दीप कि क्या आज और कल के बीच में अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर अपने एफपीओ के प्राइस रेंज के ऊपर ट्रेड कर सकता है, और यही अदानी ग्रुप के सारे शेयरों के लिए भी और पूरे मार्केट के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जवाब वहीं छिपा है। अगर अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक आपको 3100, 3150, 3200 के ऊपर निकलकर टिकता हुआ नजर आता है तो वो कॉन्फिडेंस लौटाएगा। और एक और बात ये कि सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर के चढ़ने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर चढ़ना है तो अदानी ग्रुप के बाकी शेयर भी बढ़ने होंगे। अदानी पोर्ट, एसईसी, अंबुजा और कैश मार्केट के सारे स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी 2 दिनों में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, राइट, तो उन सब शेयरों का बढ़ना जरूरी है। सो आई थिंक आज के मार्केट के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या अदानी ग्रुप के शेयर होल्ड कर पाते हैं, या अदानी ग्रुप के शेयर चढ़ पाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है, और उसी का आपको पूरे मार्केट का डायरेक्शन और जो आपका सवाल है कि क्या एफपीओ बढ़ जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस जो मैनेजमेंट को है कि हम डेट नहीं बदलेंगे और हम प्राइस बैंड नहीं बदलेंगे, ये इसी जवाब में छुपा है कि स्क्रीन पर आपको क्या भाव दिखता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप कुछ भी कहें, मैं कुछ भी कहूँ, अदानी का मैनेजमेंट कुछ भी कहे और हिंडनबर्ग कुछ भी कहे, जो भाव है आपकी स्क्रीन के सामने वो सच है। सबसे बड़ा सच वही है। बुधवार को जब ये रिपोर्ट आई थी तब कम गिरे थे, शुक्रवार को उससे कहीं ज्यादा गिरे, राइट, और बड़े लेवल तोड़कर नीचे गिरे। तो अब आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि क्या फॉलो बाइंग पहले आती। देखिए पहले स्क्रीन पर बाइंग आएगी, उसके बाद एफपीओ भरेगा, पहले एफपीओ भरेगा और उसके बाद स्क्रीन पर बाइंग आए, ऐसा नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि आप एफपीओ प्राइस के ऊपर स्टॉक को देखेंगे तो ही एफपीओ में कोई पैसा लगाएगा, उससे पहले लगाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए मुझे लगता है कि आज मेक और ब्रेक और सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, जो सबसे बड़ी चुनौती है अदानी ग्रुप के लिए भी और बाजार के लिए भी, कि क्या हम मजबूत हो सकते हैं, उसका जवाब इस प्राइस में, इस बात में है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या एक रिकवरी दिखती है या नहीं दिखती। फ्राइडे का एक्शन देखते हुए 4 लाख करोड़ का जो 2 दिन में नुकसान है, 20% सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस टूटा है, बाकी शेयर्स में भी हम देखा है, लगता है कि संभल सकते हैं या वो कॉन्फिडेंस एक बार बाजार दिखा सकता है? क्योंकि गिरे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, बट जिस स्पीड से गिरे फ्राइडे को, देखिए शुक्रवार का गिरना, बुधवार का गिरना गलत नहीं था, बुधवार का गिरना बनता था, लेकिन शुक्रवार को जो फॉलोअप सेलिंग आई और वो सेलिंग बड़ी थी, और बाजार बंद होने के वक्त भी कैश मार्केट के स्टॉक्स में सब जगह लोअर सर्किट पर सेलर्स भर कर 5-5, 10-10 लाख की क्वांटिटी में अगर खड़े हैं, तो जब तक एग्रेसिव सेलर को बेचने का मौका ना मिले तब तक आप रिकवरी की उम्मीद नहीं कर सकते। और रिकवरी की उम्मीद एक ही दम पर हो सकती है, या तो कोई फंड आकर खरीदे या फिर मैनेजमेंट की तरफ से खरीदारी हो, क्योंकि रिटेल में तो ताकत है नहीं, जो पुराना पड़ा हुआ है वही संभल जाए, बड़ी बात है। फंड ऐसे माहौल में कितना खरीदेंगे मुझे पता नहीं, मैनेजमेंट की कितनी तैयारी है सपोर्ट की वो मुझे पता नहीं। सो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि अदानी ग्रुप के शेयर संभल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी पूरे वीकेंड पर, और ये एक तरह से उनके लिए अच्छी बात थी कि 4 दिन में से 3 दिन छुट्टी हो गई। जब बुधवार को आई रिपोर्ट, गुरुवार को छुट्टी, शनिवार रविवार को छुट्टी, तो उन्हें काफी कुछ तैयार करने का मौका मिला है। 418 पेज की एक उन्होंने रिपोर्ट भी निकाली, जिसमें हर एक सवाल का जवाब उन्होंने सिलसिलेवार दिया है, जो आरोप उन पर लगाए उनका जवाब विस्तार में दिया है, हर एक पहलू को टच करने की कोशिश भी की है। अब ये बाजार पर है कि बाजार उस पर कितना भरोसा करता है। तो मेरा ये समझना है कि अल्टीमेटली जो क्लोज सर्कल्स हैं, HNI इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी और ग्रुप को जानते पहचानते हैं, उन लोगों की तरफ से बाइंग इनिशिएट होनी पड़ेगी। फंड सुबह सुबह आकर नहीं खरीदेंगे, फंड्स नहीं खरीदेंगे। आमतौर पर अगर आप एक फंड मैनेजर की मानसिकता पढ़ें तो वो जब भी इस तरह की चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। बोले हम वेट एंड वॉच देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 स्टॉक में हमारा पैसा नहीं बना,
करेक्ट, वो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, तो वो आंसरेबल होते हैं ज़्यादा। एग्जैक्टली। अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ या मुझे खाली अपने लिए ट्रेड करना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या करूँ, लेकिन अगर मुझे सबको एडवाइस करना है या मैं दूसरों का पैसा मैनेज करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। वहाँ पर आप वो कॉल नहीं ले सकते, और इसीलिए आपने देखा कई सारे फंड मैनेजर्स अपनी नौकरी छोड़कर खुद का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ आपको फ्रीडम है, आप जिस तरह के स्टॉक्स में करना चाहते हैं, जिस तरह का कॉल लेना चाहते हैं। सो मेरे ख्याल से जो लोग पब्लिक मनी मैनेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि सुबह सुबह खरीदें। तो अल्टीमेटली पहले प्राइस स्टेबिलिटी आनी ज़रूरी है, और वो आएगी HNI इन्वेस्टर्स की तरफ से, या फिर जो लोग मैनेजमेंट पे पूरा भरोसा करते हैं वो खरीदने आते हैं या नहीं। दूसरा, जो एग्रेसिव सेलर्स है उन्हें बेचने का मौका मिलता है नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि हिंडनबर्ग ने खुद कहा हम शॉर्ट सेलर फर्म है, हमने स्टॉक बेचे हैं। करेक्ट, सही है। हिंडनबर्ग ने स्टॉक हिंदुस्तान में कम बेचे होंगे, क्योंकि ले देखिए आप कितना बेच सकते हैं यहाँ पर। ग्लोबली बॉन्ड्स में भी उन्होंने शॉर्ट की, और बॉन्ड्स में अच्छा खासा एक्सपोजर फॉरेन बॉन्ड्स में अदानी ग्रुप का है, जाहिर सी बात है वहां पर शॉर्ट किया होगा। लेकिन अल्टीमेटली डिलीवरी बेस्ड सेलिंग आप अदानी ग्रुप के कैश स्टॉक्स में भी देख रहे हैं जी, राइट। तो जब तक कैश स्टॉक्स में जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग पिछले 2 दिनों में हुई है, उसमें जो एग्रेसिव सेलर्स है, आप देखिए डिलीवरी अदानी विलमार में 52% डिलीवरी उठी है, अदानी पावर में 60% डिलीवरी उठी है, अदानी ट्रांसमिशन में 30% है, इवन अंबुजा SEC जैसे शहरों में 30% के आसपास की डिलीवरी उठी है 2 दिनों में। सो ये डिलीवरी जो उठी है, इस डिलीवरी में कितनी शॉर्ट है, शॉर्ट से मेरा मतलब है कि डिलीवरी में आप सोचोगे डिलीवरी उठी है शॉर्ट कैसे, क्योंकि कई लोग बोरो करते हैं, बोरो करके शॉर्ट करते हैं और वो डिलीवरी देते हैं। सो मेरा ये मानना है कि जब तक इसमें वापस से आपको डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आती नहीं दिखती, पहली चीज FNO स्टॉक्स में। दूसरी चीज, जब तक कैश मार्केट के स्टॉक्स के सर्किट नहीं खुलते, लोअर सर्किट से अपर सर्किट की यात्रा ये शेयर नहीं करते, तब तक मार्केट का सिंपल फंडा है, भाव नीचे कॉन्फिडेंस नीचे, भाव ऊपर कॉन्फिडेंस ऊपर। एग्जैक्टली, बहुत सिंपल फंडा है। आज ये पहली और आखिरी बार नहीं है, हमेशा पहले भी ऐसा ही होता है, आगे भी ऐसा ही होगा। सो आई थिंक आपको ये देखना है कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स क्या वाकई में नीचे से ऊपर का सर्किट मार सकते हैं। न सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस जो FPO प्राइस के ऊपर निकले वो काफ़ी नहीं है, बाकी शेयरों के सर्किट खुलना भी ज़रूरी है, ऊपर ट्रेड करना भी ज़रूरी है। अंबुजा SEC, अदानी पोर्ट जो बड़े स्टॉक हैं उनका परफॉर्म करना जरूरी है। आज खबरें ये भी आ रही कि अंबुजा और अदानी पोर्ट में उनका बायबैक प्लान आ सकता है 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का, वो एक सेंटिमेंटल सपोर्ट। तो वीकेंड पर सेंटिमेंटल सपोर्ट देने की कोशिश पूरी हुई है अदानी ग्रुप की तरफ से, जो डैमेज कंट्रोल वो कर सकते हैं तो उन्होंने की है कोशिश। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि वीकेंड पर थोड़ा सा हिंडनबर्ग की तरफ से शांति ज़्यादा थी। मैं भी वीकेंड पे वो काम नहीं करते होंगे, भगवान जाने जो भी, लेकिन अदानी ग्रुप की तरफ से पूरी एक्टिविटी थी। इसलिए ये ज़रूरी है कि स्टॉक में आज आपको पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिले, वो होगा तो ही मार्केट सेटल होगा, और वो होगा तो ही आपको अदानी ग्रुप के शेयरों में भी एक रिकवरी दिखेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है दीप कि जिस तरह का 2 दिनों का प्रेशर बना है, उसको देखते हुए आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो शुक्रवार के हाईज जो इन स्टॉक्स के थे उनके ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू करे, तब जाकर आपको फर्ज करें कि जो भी अगर शुक्रवार का हाई सपोज अदानी एंटरप्राइजेस का 3200 रुपये का फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उसके ऊपर निकलना जरूरी है, या शुक्रवार को अदानी ट्रांसमिशन का जो भी भाव हाई हो उसके ऊपर निकल कर टिकना और ट्रेड करना, ये सबसे ज़रूरी है। तो आज लिटमस टेस्ट वही है कि क्या हो पा रहा है। अब इसमें क्या हो सकता है वो देखिए, नो डाउट 2 दिन में शेयर 20-25% घटे हैं FNO के शेयर। अंबुजा तो आपका FNO बैन में भी है। बिल्कुल, जो कुछ खबरें आ रही उन खबरों के दम पर एक चीज तो हो सकती है कि जो कमजोर शॉर्ट्स हैं, कमजोर शॉर्ट्स का मतलब कोई रिटेल वाले हैं जिन्होंने 2, 5, 10 लॉट शॉर्ट किए हैं, कोई HNI इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 10, 20, 25 लॉट शॉर्ट किए हैं, वो तो सेंटिमेंट के लिहाज से हो जाते हैं कि अच्छा ग्रुप अपना FPO होल्ड कर रहा है, आई मीन होल्ड मतलब कंटिन्यू कर रहा है, प्राइस बैंड नीचे नहीं करेगा, डेट नहीं बढ़ाएगा, इसका मतलब कॉन्फिडेंट है। तो कमजोर शॉर्ट्स तो आपके कवर हो सकते हैं, लेकिन क्या मजबूत शॉर्ट्स कवर होते हैं? जिन लोगों ने बोरो करके शॉर्ट किया है, या जिन लोगों की शॉर्ट की प्राइस यहाँ से 20%, 25% ऊपर की है, वो कब कवर करने आते हैं, वो सबसे बड़ा टेस्ट है। तो इसलिए आज ये देखना होगा। एक और चीज़ जो आखिरी में कहना चाहता हूँ दीप अदानी ग्रुप के शेयरों के बारे में, वो ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 9:15 बजे क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि 3:30 बजे क्या होता है। करेक्ट। सो ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग अहम है, और इस ओपनिंग से क्लोजिंग की यात्रा में एक तरफा यात्रा ऊपर की होगी, एक तरफा यात्रा नीचे की होगी, एक तरफा यात्रा उतार चढ़ाव वाली होगी। इसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद किसी के पास नहीं है।
वो मार्केट तय करेगा, स्क्रीन तय करेगी कि आगे क्या होता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आज हरे निशान में बंद नहीं हो पाए और अगर आज लाल निशान में बंद होते हैं ये स्टॉक्स, ज़्यादातर स्टॉक, तो फिर अदानी के लिए एफपीओ को पार लगाना बहुत मुश्किल होगा और वो फिर इसके बाद मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। और अगर एफपीओ नहीं बढ़ता है कल तो फिर अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट और बनेगी। और अगर एफपीओ पार हो जाता है तो एक बार आप कह सकते हैं कि शुक्रवार को या जो आज जो भी लोज बने वो आपके लिए एक बार बॉटम का काम करेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी सिंपल ये रखनी है। समझ गया सर। एक सवाल बैंक्स पर भी बनता है। हमने देखा ओवर द वीकेंड एसबीआई की तरफ से बयान आया, कुछ और बैंक्स ने भी कहा कि हमारा एक्सपोजर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के काफ़ी नीचे है, रेगुलेटरी दायरे में है और डेट सर्विस भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आई है। बट बैंक्स की हेल्थ पर भी सवाल बने हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं उनके। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती है सवाल हर चीज़ पे उठते हैं, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर किसी भी तरह से कोई ग्रुप से रिलेटेड है तो सब पे सवाल आएंगे और सवाल आते हैं, सवालों के जवाब भी आएंगे। सवाल रेगुलेटर्स पे भी आते हैं कि आपने इतनी सारी कंप्लेन थी, क्या किया। बैंक्स पे भी आते हैं, आपने लोन क्यों दिया, क्या दिया। अब सिचुएशन ये है कि इशू ये नहीं कि सवाल क्या है। और वैसे भी देखा जाए तो अगर 2 लाख करोड़ का लोन ग्रुप पर है तो उसमें 70, 75, 80 हज़ार करोड़ का लोन बैंक से है। लेकिन अल्टीमेटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीप ये कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास का, 1 करोड़ 20 लाख करोड़ के आसपास का जो विदेशी बॉन्ड्स में जो लोन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बैंकों के। ये भी है, नो डाउट, ये नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो हिंडनबर्ग ने भी शॉर्ट किए हैं ज़्यादा, वो स्टॉक शॉर्ट नहीं किया, विदेशी बॉन्ड शॉर्ट किए हैं। और बॉन्ड आप शॉर्ट कब करते हैं? जिस किसी के पास वो बॉन्ड है वो आपको उधार दे, है ना, और उधार दे, उसके बेसिस पे आप उनको शॉर्ट करें। तो अल्टीमेटली किसके पास ये बॉन्ड है, किसने उधार दिए और उनको उधार लेकर हिंडनबर्ग ने क्या शॉर्ट किया है, करेक्ट, वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको इस बात पर नजर रखनी चाहिए कि विदेशी बाजारों में जो अदानी के बॉन्ड है, उनके बॉन्ड डील्स, उनकी प्राइसेस किस तरह से मूव करती है। समझ गया। क्या वहां पर शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि बड़ा अमाउंट वहां है। एग्जैक्टली, करेक्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरे फॉल के पहले मुश्किल से 2-2.25 लाख करोड़ का टोटल अदानी ग्रुप के शेयरों में फ्री फ्लोट है, ट्रेडेबल फ्री फ्लोट, जिसमें आप प्रोमोटर्स वगैरह के शेयर होल्डिंग निकाल दें, जो भी प्लेज है या वैसे है, तो ट्रेडेबल फ्री फ्लोट आपका 2-2.25 लाख करोड़ का है और बॉन्ड आपके 1,20,000 करोड़ के हैं। तो 2-2.25 लाख करोड़ की इक्विटी अगर ट्रेडेबल है, फ्री फ्लोट है, सबके सब तो बेचने नहीं आते, कभी भी नहीं होता। लेकिन बॉन्ड्स में आपकी बड़ी पोजीशन होती। तो मुझे लगता है कि ग्लोबली विदेशी बाजारों में किस तरह से इनके बॉन्ड प्राइसेस मूव होते हैं वो एक बड़ा इंडिकेशन बनेगा। हिंडनबर्ग ने अभी रिस्पांस आ गया, 1 मिनट पहले अपने ट्विटर पे डाला है। क्या कह रहे हैं? अभी जगह हैं, आ रही हैं, उसकी डिटेल्स बस आनी शुरू हुई हैं। अभी मैंने भी वो रिपोर्ट खोली है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो हमें डिटेल्स चाहिए थी वो नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हैं कि डिस्क्लोजर में है, बट जो हमें डिटेल्स चाहिए वो हमारे सामने नहीं आ रही है। वो बड़ा रिस्पॉन्स डाला है, उसको बस हमारी टीम भी अभी पढ़ के निकालने की कोशिश करी है, बट अभी उन्होंने भी रिस्पॉन्स डाला है। सर देखते हैं, ये वाद विवाद तो दोनों का चल रहा है। एक आखिरी चीज सर, बैंक्स की भी हमारी बात हो गई, एक ये जो MSCI का भी एक रिपोर्ट आई है कि शायद क्योंकि इसमें से 2 तो निफ्टी ग्रुप स्टॉक्स हैं, बाकी भी काफी सारे इंडेक्सेस में इनके स्टॉक हैं, तो वहां पर ये शायद रिव्यू कर सकते हैं कि किस तरह का एक्सपोजर होना चाहिए और क्या करना चाहिए वेटेज के हिसाब से। अगला बड़ा ट्रिगर अदानी ग्रुप के सारे शेयरों का जो होगा वो MSCI का रिव्यू होगा। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली का कंपोजिट इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली एक इंडेक्स बनाकर रखती है ग्लोबली भी और इंडिया स्पेसिफिक भी, जिनमें एक उनका इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स निफ्टी की तरह, उसमें कई सारे शेयर उन्होंने डाले हुए हैं और हर एक शेयर का अपना अपना एक वजन है, एक वेटेज है, और उसके बेसिस पे मॉर्गन स्टैनली के इंडेक्स को फॉलो करने वाले दुनिया भर में कई सारे फंड हैं। वो ठीक वैसे ही पैसा लगाते हैं जैसे सेंसेक्स निफ्टी में लोग उस सेंसेक्स निफ्टी के फंड में पैसा लगाते हैं और उसी प्रोपोर्शन में उनके पास वो शेयर होते हैं। मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहा है, क्या कर सकता है, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही वायर्स पे, वो कह रही कि MSCI इस बात को लेकर रिव्यू कर सकता है कि क्या वाकई में वेटेज में बदलाव की जरूरत है। वेटेज में बदलाव की जरूरत कब पड़ती है? वेटेज में बदलाव की जरूरत कब पड़ती है? या तो जब मार्केट कैप कम ज़्यादा हो, एक, या फिर फ्री फ्लोट में कमी या ज़्यादा हो। तो मार्केट कैप में कमी हो गई है तो वो एक केस बनता है। अगर मार्केट की किसी कंपनी का कम हो रहा है तो उस इंडेक्स में उसका वजन नेचुरली कम होना चाहिए, और यही वजह कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में से कई स्टॉक आते और बाहर जाते हुए देखते हैं, राइट। क्यों बदलता है? सेंसेक्स निफ्टी नहीं तो एक बार बना दिया वही चल रहा है, करेक्ट, सालों साल तक। हर 6 महीने में बदलाव क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो उसका वेटेज बढ़ जाता है, घट गया तो उसका वेटेज कम होता है,
ज़्यादा घट गया तो बाहर भी निकल सकता है। तो एक तो वो है कि मार्केट कैप में जो कमी आई है पिछले 2 दिनों में 20 से 25% की, उसके चलते वेटेज में बदलाव है। दूसरा जो बदलाव होता है दीप, वो होता है फ्री फ्लोट की वजह से। फ्री फ्लोट से मतलब ये कि किसी भी कंपनी में समझिए 100% जो हिस्सेदारी है, उस 100% हिस्सेदारी में कितनी हिस्सेदारी ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। क्योंकि जनरली फ्री फ्लोट में ये मानते हैं कि प्रोमोटर के पास जो शेयर है वो कभी बिकने नहीं आएंगे, किसी तरह के कोई जॉइंट वेंचर है वो शेयर बिकने नहीं आएंगे। अब मॉर्गन स्टैनली इस बात को देख सकता है कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं जो विदेशी निवेशकों के तौर पर आए हैं या विदेशी रूट से इन कंपनियों में आए हैं, क्या वो वाकई में एफआईज के तौर पर हैं या वो ग्रुप के ही इन्वेस्टमेंट है। अगर वो ग्रुप के ही इन्वेस्टमेंट है तो नेचुरली फ्री फ्लोट आपका कम हो गया, क्योंकि वो बिकने नहीं आएंगे, घटाएंगे। तो ये मॉर्गन स्टैनली ने अगर वेटेज घटाने का डिसाइड किया तो फिर जाहिर सी बात है कि और फ्रेश सेलिंग उनकी तरफ से आएगी। वो आज होता है, 7 दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं, करते नहीं करते, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के वेटेज की जो रिपोर्ट आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर मॉर्गन स्टैनली को ये लगता है एक मार्केट कैप कम हो रहा है, उसकी वजह से हमें वेटेज घटाना चाहिए। दूसरा, फ्री फ्लोट हम जितना समझते थे उतना नहीं, उससे कम है, इसलिए वेटेज घटाना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ों पर मॉर्गन स्टैनली का व्यू बनकर आता है कि नहीं वेटेज घटना चाहिए, तो इसकी फॉलोअप सेलिंग जब भी आएगी तब आएगी। ओके तो अदानी मैटर फोकस में रहने वाला है आज तो वही है कि मतलब सेंसेक्स निफ्टी मत देखिए, अदानी इंडेक्स देखिए। वही बाजार का मूड और टोन सेट करेगा। 2 दिनों से बाजार का मूड खराब हुआ तो उसी वजह से ही हुआ है, और कोई तीसरी वजह न ग्लोबल मार्केट्स इंपॉर्टेंट है, न एफआईज के फ्लो इंपॉर्टेंट है, न आपके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको जो चर्चा करनी है कर लेते, स्ट्रैटेजी बात कर लेते। इस तरह के माहौल में बनाना मुश्किल है, लेकिन ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं जी। एफआईज के संकेत है नेगेटिव, डीआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, अच्छी खरीदारी। एफएनओ के संकेत थोड़े पॉजिटिव हैं क्योंकि मार्केट थोड़े ओवरसोल्ड नजर आ रहे हैं। सेंटीमेंट नेगेटिव है और ट्रेंड नेगेटिव है। लंबे समय बाद ट्रेंड नेगेटिव हुआ क्योंकि बुधवार को आपकी क्लोजिंग 17,850 पर हुई थी, उसके नीचे नहीं हुई तो वहां नहीं हुआ। कल शुक्रवार को जो क्लोजिंग मिली उसके बाद ट्रेंड आपका नेगेटिव है। निफ्टी पर जो अगला सपोर्ट जोन है वो है 17,425, 17,475, ये पहला सपोर्ट जोन है। और इसके नीचे अगर फिसले तो 17,300, 350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाई जोन। स्ट्रॉन्ग बाई जोन तो मैंने आजकल देना बंद किया है, थोड़ा सपोर्ट जोन ही दे रहा हूँ। ऊपर की तरफ 17,750, 17,825 पहली रेंज है, वहां पर जाकर पहुंचकर निफ्टी देखेगा कि और ताकत है या नहीं। लेकिन उसके ऊपर 17,850, 17,950 स्ट्रॉन्ग सेल जोन माफ कीजिएगा, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। बैंक निफ्टी 39,850, 39,925 पहली सपोर्ट की रेंज है। थोड़ा सा 40,150 का जो लो बनाया है हमने शुक्र, वहां पर भी आती है, लेकिन बैंक निफ्टी को लेकर मैं ज्यादा चांस लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने थोड़ी दूर की रेंज दी है। इसके ठीक नीचे 39,550 और 39,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल कर आता है। बड़ी रेंज देने के पीछे पर्पज यही है कि आपने शुक्रवार को जिस तरह से बड़ी रेंज में देखा है उसको देखते हो। ऊपर की तरफ 40,700, 40,900 पहली वो रेंज है जहां पर जाकर निफ्टी देखेगा और ताकत कितनी है नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली डीप जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, रेंज है, वो 41,400 और 41,650 है। अब मैं आपको 2 लेवल बताना चाहता हूं जो ध्यान में रखिए। जिस दिन निफ्टी 17,850 के ऊपर बंद हो और 41,650 के ऊपर बंद हो, उस दिन सोचे कि हमने गिरना बंद किया है, गिरना बंद किया है, तब अपने ट्रेंड नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएंगे। लिख के रख लीजिए 17,850, 50 पॉइंट का आपको और क्वेश्चन लेना हो तो 17,900 आपकी मर्जी, ब्रॉडली 17,850, 41,650, और जिनको थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए वो 42,000। तो 17,850, 41,650 2 लेवल है। इसके ऊपर जिस दिन निफ्टी बंद होता है, आज हो, कल हो, कभी भी हो, तो अपने सोचना है कि हमने गिरना बंद कर दिया है। समझ गया। अब हमने जो बॉटम बना दिए वो एक बार जल्दी से नहीं तोड़े। 41,650, 17,850 गोट के याद कर लेना। गॉट। हाँ, 17,850, 41,650, गॉट इट। डन, ठीक है। एफआईएस की पोजीशनिंग ऊपर के लेवल देखिए, हाँ, इसीलिए 41,400 और 41,650 सेल जोन है आपका। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 25% है। सीरीज की शुरुआत में सोचा था हल्के आए 38 पर, हल्के से और हल्के हो गए। ठीक है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.74 ठीक है। बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड है। 0.48 का पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली ओवरसोल्ड है। अगर रिकवरी आएगी तो पहले बैंकिंग शेयर आएगी, ये ध्यान में रखिए। विक्स 18% बढ़ना था, लाजमी बढ़ेगा ही। ठीक है। लॉन्ग पोजीशन का स्टॉप लॉस शुक्रवार के लो के नीचे रखें 17,450, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी, ये आपका नया स्टॉप लॉस है। और बैंक निफ्टी का 40,150 का आपने लो बनाया है, 40,000 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इंट्राडे भी, क्लोजिंग भी। लेकिन एक चीज़ कहूँगा, लॉन्ग हो या शॉर्ट, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा।
बड़े रखो या छोटे, आपकी मर्जी पर, करना जरूर है। अब आइए शॉर्ट साइड पर 17,900, 17,850 होता है, 17,900। अब आप यहाँ से 300 पॉइंट दूर आपका स्टॉप लॉस है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों पर। अगर आपको छोटा रखना है, आप अपनी मर्जी से 17,700 रख लें, 750, 800, जो रखना चाहें रखें, लेकिन जो बुकिश प्रॉपर स्टॉप लॉस है वो 17,900 है। बैंक निफ्टी ये प्रॉपर स्टॉप लॉस 41,650 का आता है। सो क्लोजिंग तो मैंने 41,650 ही रखा है, लेकिन इंट्राडे का स्टॉप लॉस अब डीप इतना 41,650 बहुत दूर हो जाएगा, तो 41,000 ही काफ़ी है। हालांकि वो भी कोई नज़दीक नहीं है, लेकिन 41,000 का आप इंट्राडे रख लें, क्लोजिंग 41,650, और जिसको छोटा रखना हो वो 40,500 का रखना है, आप अपने हिसाब से रखें, लेकिन स्टॉप लॉस रखें जरूर, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में रखें। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन लॉन्ग में स्टॉप लॉस गंवाएं और आज आप शॉर्ट में गंवाएं। तो स्टॉप लॉस रखना भी है, छोटा या बड़ा रखना है, वो आपकी रिस्क लेने की ताकत और आपकी पोजीशन कितनी बड़ी है और किस लेवल पर बनी है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए करना है, लेकिन करिएगा जरूर। इस तरह के बाजार में बहुत लोगों को लालच होता है, बड़े मूव आएंगे, ये होगा वो होगा, ऊपर भी नीचे भी कर लेते हैं। करो आप, अगर आपको करना ही करिए, क्वांटिटी छोटी कर लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए, और नहीं करें तो अगर आप एक्चुअली नहीं करेंगे कुछ भी, तो ऐसे दिनों में सीखने को बहुत मिलता है, उसका फायदा उठाएं। आइए अब पोजीशन बता दूं, जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो शुक्रवार के लो के नीचे 17,450 पर स्टॉप लॉस लगाकर कर सकते हैं खरीदारी, अगर खरीदना चाहें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर खुलता है तो दिस इज कैंसिल, सिंपल, तो आपको करना ही नहीं है। इसके नीचे खुलता है तो इसके नीचे भी नहीं, मतलब शुक्रवार का लो है 17,493, अगर उसके नीचे आप खुलते तो आपको लेना ही नहीं है, सिंपल सी बात ये, ठीक है। नया लो बना रहे तो लेना ही है। टारगेट 675, 750 दो छोटे टारगेट, 800, 825 दो मीडियम टारगेट, 850 से 900 फाइनल टारगेट। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 17,850 से 17,950। आप बोले अनिल जी बड़े आप तो ऑप्टिमिस्ट है। देखो मैं ऑप्टिमिस्ट हर चीज में हूँ, मौका मिले तो करिए। 750 से तो मूड बनाइए कि बेचना नहीं बना। 850, 800, 900 के आसपास जहां टुकड़ों टुकड़ों में बेच पाए जरूर बेचे। स्टॉप लॉस भी दूर का है 18,000 का, तो आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं। दोनों ही एग्रेसिव ट्रेडर इसलिए लिख के दिया है कि आपको स्टॉप लॉसेस फॉलो भी करना है, लेकिन जितना 17,850 के नजदीक बेच पाए उतना बढ़िया होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,675, 602 छोटे टारगेट, 575 और 502 मीडियम टारगेट, 475, 425 और 350 अगर आए तो, वैसे चांसेस कम और नहीं के बराबर। बैंक निफ्टी में भी दोनों ही पोजीशन जो दी है डीप, वो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ही है। खरीदारी की राय 40,000 के स्टॉप लॉस के साथ है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 40,000 का रखना ही रखना है, छोटा रखना है 40,125 का रखें, आपकी मर्जी पर। टारगेट जो बनेंगे 40,625, 40,700 और 775 तीन छोटे टारगेट है। 40,900 और 41,150 और 41,200 तीन मीडियम टारगेट है। 41,300, 41,450 तीन बड़े टारगेट के तौर पर, दो बड़े टारगेट के तौर पर ये आप लेकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी पर, ठीक है। अब आइए शॉर्ट करने की राय। शॉर्ट करने के लिए बहुत परफेक्ट जगह लेकिन बहुत दूर है। जो सबसे बढ़िया जगह है दीप वो है 41,400 से 41,650। मुझे नहीं पता आज आएगा नहीं आएगा, कल आएगा नहीं आएगा, अगर आए तो वहां बेचना है, क्योंकि उससे पहले नीचे कहीं ढंग की जगह मुझे मिल नहीं रही है शॉर्ट करने के लिए कि जहां, लेकिन मुझे जो कंफर्ट है जिस जगह पर जहां पर शॉर्ट करने में रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज्यादा, वो 41,400 से 41,650 की रेंज में अगर आए आज। अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ शुक्रवार को किसी ने नहीं सोचा था 40,000, 100, 200 भी आ सकता है, आ जाता है, तो ऊपर नीचे में कभी भी कोई भी आ जाए, किसी भी वजह से आ जाए, तो आपको बेचना है वहां पर। 41,800 का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है सर। टारगेट जो बनेंगे 41,200, 41,150 और 40,900 तीन छोटे टारगेट है। 40,750 और 40,650 दो मीडियम टारगेट, 40,425, 40,350 और 40,150 तक के टारगेट के लिए। अब कई बार आपको लग सकता है 1,000 पॉइंट के ऊपर के रेंज का मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको फिर ये कहूंगा, आज आपको कोई भी ट्रेड तभी लेना है जब आपकी रेंज में आए तो, और वो भी लेकर आपको छोटी क्वांटिटी में लेना है, टुकड़ों में लेना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, अदरवाइज मत लीजिए, ठीक है। ध्यान से लेवल से रिस्पेक्ट करके। अच्छा, अंबुजा बैन में आ गया जो तो हमारी बात हो ही गई थी। फंड एक्शन समझाइए सर। 6,000 करोड़ की कैश में बिकवाली, 6,000 करोड़ की बिकवाली है दीप, और साथ ही 3,072 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, 1,300 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो बिकवाली तो दमदार है। मतलब करीबन आप देखिए 10,500 करोड़ के आसपास की डायरेक्शनल बिकवाली है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट है, वो भी सीरीज के पहले ही दिन है। तो जाहिर सी बात है कि फंड्स की तरफ से, क्योंकि देखिए रिटेल की या और किसी की तो ताकत है नहीं कि आप इतनी बड़ी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग कर सकते हैं, ये ताकत तो एफआईज की है। अब वो एफआईज में मॉर्गन स्टैनली वालों ने बेचा है कि दूसरे फंड ने बेचा है, जाहिर सी बात है जो ईटीएफ से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो एक्सचेंज को ट्रैक करते हैं, उन लोगों ने तो जाहिर सी बात नहीं बेचा होगा, राइट, क्योंकि उनको तो वो प्रोपोर्शन मेंटेन करना जरूरी है।
तो इसका मतलब ये जो ऑप्शनल खरीदारी फंड्स में अगर अदानी ग्रुप के शेयरों में किसी की है तो आई थिंक उनका ये हुआ है, तो वो सारा मामला है। तो अब देखिए बिकवाली तो है ही, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल मामला लेकिन तो हाँ गड़बड़ एक है। अच्छी बात है कि बजट में जाने के पहले बाजार आपके बहुत हल्के, सिर्फ 25% एफआईएस का इंडेक्स लॉन्ग रह गया, पुट कॉल रेशियो आपका कंफर्टेबल है, और लेवल्स के हिसाब से दीप मैं बता दूं ऊपर की तरफ निफ्टी में कोई खास ऐसी पोजीशन है नहीं 18,000 के पहले, पुट तो नहीं के बराबर है तो ओवरसोल्ड है ही। बैंक निफ्टी में एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है जी 42,000, ओके 42,000 के आसपास पहली रुकावट की जगह है, उसको पार करेंगे तो सॉरी हाँ 42,000 वो तो बहुत दूर हो गया, सॉरी कैंसिल। तो मतलब सीरीज के पहले दिन ज़्यादा डेटा कुछ खास है नहीं है। खास है नहीं, ठीक है। चलिए सीरीज का दूसरा दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, बजट पर भी पूरी नजर है, एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं हमारी हिंडनबर्ग की जो आई है जरा वो भी पढ़ दें क्या क्या सर। सो बेसिकली कोई ऐसा ठोस रिस्पांस हिंडनबर्ग की तरफ से नहीं आया। वो कह रहे हैं कि आपने हमारे सवालों का, अदानी कह रहा है कि आपने जो सवाल पूछे हैं वो ऑलमोस्ट सारे तो डिस्क्लोजर्स में ही आ गए, बट हिंडनबर्ग अभी भी कह रहा है कि 88 में से 62 सवाल ऐसे हैं जहां पर आपने हमें क्लियर जवाब नहीं दिया। आप डिस्क्लोजर कह रहे हैं वो ठीक है, बट आपने हमारे आरोपों का जवाब नहीं दिया। सिर्फ जो 413 पेज की कल आपने रिपोर्ट निकाली है उसमें से सिर्फ 30 पेज ऐसे हैं जहां पर आपने कुछ कहा है, और जो आप कह रहे हैं वो हमारे आरोपों को प्रूव कर रहे हैं। ऐसा अभी हिंडनबर्ग का कहना है कि जो आपके सवालों, जो हमारे मेन सवाल है उस पर तो आपने जवाब नहीं दिया, जहां आपने जवाब दिया है वो ये प्रूव कर रहे हैं कि जो हमने आरोप लगाए हैं वो ठीक है। अच्छा। ऐसा हिंडनबर्ग कह रहा है, बट कोई क्लैरिटी हिंडनबर्ग की तरफ से भी नहीं आई है। वो एक दूसरे के ऊपर आरोप और एक बार सब चल रहा है। दोनों का शास्त्रार्थ करवाना चाहिए, करवाना दोनों को साथ में बिठाकर हम तो तैयार है अगर दोनों आ जाए तो। आ जाए तो मजा। लेकिन वही है कि वो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। देखते हैं एक्चुअली इसका क्लाइमेक्स क्या होता है, वो मतलब कहाँ से बात करना बंद होता है, कहाँ से कि एक्शन शुरू होता है, क्या लीगल एक्शन होगा या एक दूसरे पर अब किसी न किसी लेवल पर आकर या तो हिंडनबर्ग को छोड़ना पड़ेगा कि अब जवाब नहीं देना है, या अदानी ग्रुप को छोड़ना होगा कि हमें जवाब नहीं देना हिंडनबर्ग को। वो पहले कौन करता है या पहले कौन लीगल केस की तरफ मूव करता है। और लीगल केस की तरफ मूव करने के लिए तो जाहिर सी बात है हिंडनबर्ग तो जाएगा नहीं, रिपोर्ट उन्होंने निकाली है, जाना है तो अदानी ग्रुप को जाना है, जाना है तो इंडिया में जाना है या यूएस में जाना है। तो ये नेक्स्ट एक्शन अदानी ग्रुप की तरफ से क्या होता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। वैसे तो अदानी ग्रुप स्टॉक्स की बहुत चर्चा हो गई, बट और कोई स्टॉक्स जो आपके रेडार पर कुछ नतीजे भी आए हैं ओवर द वीकेंड? आई एम सो सॉरी। ओके तो वेदांता था, बजाज फाइनेंस था, वेदांता फैशंस, अच्छा वेदांत फैशन भी था, वेदांत फैशन वेदांता भी बहुत ही खराब रिजल्ट है। हाई पी स्टॉक्स वैसे भी आजकल बड़ा रिजल्ट बहुत ही डील है। आई डोंट नो बाकी टेक्सटाइल कंपनियों के रिजल्ट तो अच्छे हैं, लेकिन ये टेक्सटाइल कम रिटेलर ज़्यादा है तो रिजल्ट खराब आए, तो आज इसकी तो पिटाई होना निश्चित है। बजाज फाइनेंस नंबर ठीक है हर एक पैरामीटर्स पे, मार्केट के मूड माहौल पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा स्टॉक मजबूत भी था कंपेरेटिवली शुक्रवार के सेशन में, इतना गिरा नहीं, 35 रुपए गिरना इसके लिए गिरना नहीं होता, तो थोड़ा और बढ़ सकता है मेरे ख्याल से। बजाज फाइनेंस में रिजल्ट्स किसी हिसाब से खराब नहीं है। बीएल ये डिजास्टर है और स्पेशली ऑर्डर इनटेक बहुत ही ढीली है, तो आई थिंक हाँ 4-5% तक की गिरावट बीएल में बन सकती है। 90 रुपए के आसपास इसके 88-90 रुपए तक इवेंचुअली ये स्टॉक पहुंच जाएगा, तो बीएल के नंबर्स खराब है। वेदांता मिले जुले स्टॉक नंबर्स है और रिजल्ट्स भी ज़्यादा रिएक्शन देता नहीं है। कैश में वेदांत फैशन हमने बात की खराब है, बाकी ठीक है। चलिए आइए इन नतीजों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं और बाकी खबरें भी लेते हैं हमारी टीम के साथ। अरमान, कुशल, नुपुर और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स। जी कई सारे नतीजे आज भी हैं। निफ्टी में आपको बजाज फिनसर्व, बीपीसीएल, एलएनटी, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। एफएनओ में भी एक्साइड इंडस्ट्रीज, आरईसी, लॉरिस लैब, गेल, एसआरएफ और पीएनबी जैसी कंपनियां हैं जिसके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में लिस्ट काफ़ी बड़ी है जिसमें आप एस्टेक लाइफ ले लीजिए, मैंगलोर केमिकल, वर्धमान स्पेशल स्टील्स, दामपुर शुगर, मोल्टेक टेक्नोलॉजी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और वीआर लॉजिस्टिक आदि कई जैसी कंपनियां वेल्सपन इंडिया काफ़ी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। आरती फार्मा लैब्स पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो इनके डीमर्जर जो आरती इंडस्ट्रीज के साथ हुआ था उसके बाद जो है लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। वीआर लॉजिस्टिक यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो शेयर बायबैक है वहाँ पर विचार किया जाएगा। हेरिटेज फूड्स जो इनका राइट इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो आज से खुलता हुआ दिखेगा। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वो 30 दिन का जो आईपीओ का लॉक इन पीरियड है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। और अंत में एक्स डेट की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक इंटरिम डिविडेंड 13 का। ओके नुपुर, माफ कीजिएगा कुशल, आपसे करते हैं शुरुआत। मॉर्निंग बताएं नतीजे।
मॉर्निंग दीप, नंबर्स में बजाज फाइनेंस इन लाइन विद एस्टिमेट्स नंबर आते हुए दिख रहे हैं। एनआईए करीबन 25% बढ़कर 5,922 करोड़ पर। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लगभग 40% की ग्रोथ यहां पर रही है और ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स नंबर लगभग 3,000 करोड़ पर आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की एसेट क्वालिटी में भी सुधार है, 1.17% से घटकर 1.14% पर और एयूएम में भी 27% का उछाल दिखा गया है। एनटीपीसी नंबर्स के लिहाज से एबिडा 11,506 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, अनुमान 9,307 करोड़ रुपए का था। रेवेन्यू के लिहाज से 35,604 करोड़ का अनुमान था, 41,411 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स भी ओवरऑल अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखेंगे तो 32% से 28% हुए हैं, लेकिन जो अनुमान था 26% का, उसके मुकाबले तो बेहतर साइड पर प्रदर्शन आता हुआ दिख रहा है। मुनाफा भी लगभग 5.5% बढ़कर 4476 करोड़ पर आया है। जहां तक वेदांता का सवाल है, यहाँ पर बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन्स 21% के आए हैं, 20% का अनुमान था। एबिटा लेवल पर भी 6,800 करोड़ का हमारा अनुमान था, 7,067 करोड़ पर यह आंकड़ा भी आता हुआ दिखा है और मुनाफा 2,464 करोड़ पर आया, हमारा अनुमान 1,470 करोड़ रुपए का था। तो मुनाफा अनुमान से बेहतर साइड पर आते हुए दिख रहे हैं। बीएल नंबर्स कमज़ोर हैं अनुमान से। रेवेन्यू 4,131 करोड़, अनुमान 4,026 करोड़ पर आए हैं, लेकिन मार्जिन्स कंपनी की 22% हम अनुमान लगाकर चल रहे थे, 21% के मार्जिन्स कंपनी दर्ज किए हैं और 700 करोड़ के अनुमान के मुकाबले मुनाफा 600 करोड़ का ही कंपनी ने दर्ज किया। लगभग 2.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नंबर्स हैं अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखने का। जारे सेरेमिक्स नंबर्स मिले जुले हैं, मार्जिन 17.2% से घटकर 12.2% आए हैं। मुनाफा भी लगभग 40% गिरकर 74% आया, हालांकि आय लगभग 2% बढ़ी है। जहाँ तक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। एनआईए लगभग 38.5% बढ़कर 320 करोड़ पर आया और मुनाफे में भी 28% की ग्रोथ के साथ लगभग 151 करोड़ पर आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो नंबर्स यहाँ पर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के अच्छे दिख रहे हैं। नूपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से हैं? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेदांत फैशन, जहाँ पे पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आय 15% से बढ़ के आई है, लेकिन दूसरे प्लेयर्स से सेम कैटेगरी में कंपेयर करेंगे तो शॉपर स्टॉप में 20% की ग्रोथ दिखाई थी, कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ 15% की ग्रोथ दिखाई है, तो उससे ये नंबर्स थोड़े से कमज़ोर हैं। डेटा पैटर्न्स गुड, अच्छी परफॉर्मेंस आती दिखी है यहाँ पे। वाई बेसिस पे कंपनी की जो आय है वो 154% से इस बार बढ़कर आई है। मार्जिन देखें तो 36% से बढ़कर इस बार 42% के आसपास के हैं। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर है। Q3 की कंपनी की जो आय करीबन 9% की गिरावट वहाँ पर है। मार्जिन्स में 300 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है। 13% के मार्जिन्स थे पिछले साल इसी समय पे और अब 10% के मार्जिन्स आते दिखे। अरनबा इंडस्ट्रीज़ भी देखें तो यहाँ पर जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है Q3 की, वो काफ़ी कमज़ोर है। जो कंपनी की आय है वो 29% से इस बार गिर कर आई है। काम का जो मुनाफा देखें तो पिछले साल 71 करोड़ के आसपास था, जो 26 करोड़ रह गया। मार्जिन्स आधे होते दिखे, 18% से कम होकर 9% के इस बार आते दिखे। सियाराम सिल्क, यहाँ भी देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। कंपनी की आय 11% से इस बार गिर कर आई है। काम का जो मुनाफा भी देखें तो 26% का डिक्लाइन वहाँ पे दिखेगा और जो मार्जिन्स है वो भी 300 बेसिस पॉइंट से इस बार गिर कर आया, 18% से कम होकर इस बार 15% के आसपास के। डीसीबी बैंक, जहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एनआईआई देखें तो 29% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में 51% का जंप है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी सुधर कर आए। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी देखें तो 3.6% से बढ़कर 4.02%। ओके, नतीजों का दौर जारी है। अरमान, बताएं आपके पास कौन से नतीजे और कुछ खबरें भी हैं? जी बिल्कुल, आदित्य बिरला एएमसी के नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आप देखेंगे लगभग अगर आप देखेंगे 6% की गिरावट है। वहीं कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे, वहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट दिखेगी। 72% से गिरकर लगभग 58% पर आते हुए दिखे और मुनाफे में भी अगर देखेंगे लगभग 11% के आसपास की जो है आपको गिरावट आती हुई दिखेगी। सीएमएस इन्फो सिस्टम, यहाँ पे नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 21% का उछाल है। मार्जिन देखेंगे 26% से बढ़कर 28% के आसपास आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको लगभग 26% की बढ़ोतरी दिखेगी। कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एनआईज लगभग 18% बढ़कर आए हैं। एयूएम में भी आपको 50% की अच्छी खासी ग्रोथ दिखेगी और एनएनपीएस देखेंगे, एनएनपीएस यहाँ पर थोड़े से अगर आप देखेंगे क्यूक्यू बढ़कर आए हैं, 0.04% से बढ़कर लगभग 0.20% पर जो है वहाँ पर आते हुए दिखे हैं। खबरों पर गार्डन शिप बिल्डर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी ने जर्मनी के रॉल्स रॉयस जो सॉल्यूशन के साथ जो है एमओयू किया है और ये एमओयू इसलिए किया है क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत जो मरीन डीजल इंजन्स के उत्पादन के लिए जो है कंपनी ने एमओयू किया है। और अंत में टाटा मोटर्स पर भी ध्यान रखिएगा, उन्होंने ये कहा है कि सभी पैसेंजर व्हीकल की कीमतें जो बढ़ाएंगे और कीमतों का अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 1.2% के आसपास की बढ़ोतरी होगी और ये 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं, खबरें हैं, नतीजे हैं। आइए ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं ये भी जान लें। एफआईआर
मॉर्निंग आशीष, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स बताएं नतीजों पर। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए बजाज फाइनेंस के साथ शुरुआत करते हैं। सीएलएसए की तरफ से अपग्रेड आ गया है। पहले बिकवाली की राय दिया करते थे, अब रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य भी दे रहे हैं 6,000 रुपये का, 5,761 की क्लोजिंग है। वहीं जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा बुलिश यही नजर आ रहे हैं, 9,000 रुपये का ऊंचा टारगेट दिया। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 8,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 7,280 रुपये के लक्ष्य के लिए। और HSBC ये काफ़ी लंबे समय से बेरिश है, अभी भी रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 5,460 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा NTPC यहाँ पर भी आपको आज नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नतीजे जो है CLSA मान रहे कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और इनफैक्ट सभी फ्रंट पर नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, जिसके चलते खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। 188 से बढ़ाकर 195 कर दिया, 166 की क्लोजिंग है। वहीं जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखे 195 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बुलिश है सिटी। इन्हें नतीजे भी पसंद आए, वैल्यूएशन भी अच्छी लग रही है और आगे जाके ग्रोथ के ऊपर भी भरोसा है, इसके चलते खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 202 रुपये के लक्ष्य के लिए। वेदांता यहाँ पर CLSA रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 295 से घटाकर 290 कर दिया है, 320 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, लेकिन मान रहे कि नतीजे ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं, अनुमान से बेहतर है। 335 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो AI इंजीनियरिंग यहाँ पर भी नजर रखेगा। नोमेरा खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, करीब 2600 की क्लोजिंग है, 3,185 रुपये का टारगेट दिया। स्टरलाइट टेक यहाँ पर CLSA एक्यूमुलेट की रेटिंग दे रहे हैं, 175 की क्लोजिंग, 200 रुपये का टारगेट। अनुपम रसायन यहाँ पर जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य 920 से घटाकर 905 कर दिया, हालांकि 597 पे स्टॉक चल रहा है। CMS इन्फो सिस्टम जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे 390 रुपये के लक्ष्य के लिए। कजारिया पर जेफरीज खरीदारी किराए दे रहे लक्ष्य 1380 से बढ़ाकर 1410 कर दिया, 1098 की क्लोजिंग है, यहाँ पर नजर रखिएगा। और अभी फिलहाल के लिए देखिए ग्लेनमार्क लाइफ यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए, लक्ष्य 500 से घटाकर 485 कर दिया, करीब 390 की क्लोजिंग है। ओके, तो ये तो रही टॉप रिपोर्ट्स। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं? दिमांशु, इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी खास नजर रखेगा। JP मॉर्गन की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य इन्होंने अच्छा बढ़ाया, 2200 से सीधे बढ़ाकर 2350 कर दिया, 2094 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इंडस्ट्री डिमांड इतनी बढ़िया है कि आगे जाकर यहाँ पर जो है यील्ड भी सुधरती हुई नजर आएंगी और आगे ग्रोथ के फोरकास्ट भी इनके अच्छे हैं, तो यहाँ पर नजर रखेंगे। HDFC, AMC, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 1916 की क्लोजिंग, 2100 रुपये का लक्ष्य है। सन फार्मा पर JP मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 1200 को टारगेट दिया है। सिप्ला पर JP मॉर्गन ने ओवरवेट की रेटिंग दी है, 1210 रुपये का टारगेट दिया है, 1048 की क्लोजिंग है। माफ़ करिएगा। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर JP मॉर्गन अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 3800 रुपये के लक्ष्य के लिए। और लुपिन पर भी देखें तो अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 660 रुपये के लक्ष्य के लिए। DLF यहाँ पर CLSA खरीदारी किराए दे रहे हैं, 470 रुपये का टारगेट दिया है और साथ में मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 417 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी रिपोर्ट, जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन और इसी एक्शन को बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। आइए करते हैं स्वागत पिक ऑफ द वीक के साथ। हफ्ते भर की छुट्टी लेकर वियतनाम में देश का नाम करने के बाद लौट आए हैं जयपुर वाले जैन साहब। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रवार के शो की तो पिक्स आप दे नहीं पाएंगे, तो आज तो आपको एक ही देनी होगी पिक ऑफ द सीरीज, इसलिए मैंने सोचा शुरुआत आप ही के साथ की जाए। सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग जी। यस, बैक टू इंडिया एंड रियली मिस्ड इंडिया। वियतनाम में बहुत याद आई। अच्छा, वहाँ से मेरा yes, यहाँ से तो बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर भागने के चक्कर में थे 2 दिनों में, जो हाल था मार्केट का। आप अकेले जो वापस आ गए। मुझे लगा कि भाई अडानी ग्रुप का जो भी हो रहा था और ठीक है पीछे से हुआ और बहुत कुछ वैसे भी हुआ कि जब मैं वियतनाम गया तो लोगों को लगा कि भाई हॉलिडे पे इस टाइम पे कैसे गए, कुछ जयपुर की बातें भी आ रही थी तो लोगों ने मुझे खूब याद किया। बट यस, सबका प्यार है और सब कुछ है और हम तो लगे रहेंगे। और इस बार इतना हैपनिंग वीक है तो मैं तो बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट अनिल जी मैं पहुंचा भी सुबह 5:30-6 बजे पहुंचा हूँ। जिस तरीके का ठंड है यहाँ पे, मतलब यहाँ तो ओले वृष्टि हो रही है और गजब की बारिश, गजब की ठंड जयपुर में। तो सो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहा एंड आई थिंक अब वापस से बैक इन एक्शन। और परसों तो अब आपके साथ हम बैठेंगे ही, बहुत मजा आने वाला है। परसों ही राइट, कल 31 और परसों मैं कल 31 शाम को आ रहा हूँ। तो मैंने स्टॉक जो चुना अनिल जी वो है क्रिसिल लिमिटेड और पिक ऑफ द वीक। देखिए क्योंकि काफी करेक्टेड स्टॉक है और मैंने इकरा को बीच में दिया था और वो बहुत चला, और क्रिसिल पहले काफी बार दिया हुआ हूं, बट इस बार क्या ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ। बट मुझे लगता है कि ऐसे लेवल्स पे जहां पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए और तो क्रिसिल लिमिटेड पे ध्यान देना चाहिए।
कुछ ऑटो स्टॉक्स फ्राइडे के दिन में अब स्टडी कर रहा था, तो फ्राइडे के दिन देखिए आउट परफॉर्म किए हैं, तो ऑटो स्टॉक्स वापस से आउट परफॉर्मेंस बरकरार रह सकती है। तो मुझे लगता है कि वहां पे अशोक लेलैंड और मारुति इनफैक्ट उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा मार्केट्स के साथ, बार बार ऊपर जाके करेक्शन मिलता है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट मुझे ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया लगता है। तो मारुति और कोई भी चीज बजट में, इनफैक्ट आज जो भी बातें करेंगे प्री बजट के हिसाब से भी थोड़ा बहुत एंगल रहेगा। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आप अभी सुबह बोल रहे थे अनिल जी की बहुत बढ़िया लेवल्स पे अब हल्के होके बजट में जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हल्के होके बजट में जाएंगे तो कुछ अगर पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आएंगी तो रूरल कंजम्पशन वाली जो स्टॉक्स है, इनफैक्ट मैं मारुति को बहुत बड़ा रूरल कंजम्पशन का थीम भी मानता हूं, भारत की गाड़ी मानता हूं, तो मुझे लगता है कि मारुति पे ध्यान देना चाहिए। बजाज ऑटो, मारुति, अशोक लेलैंड एंड क्रिसिल लिमिटेड, ये मेरे of the week है। ओके, तो ये हैं वो सारे स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से। बजाज ऑटो 3935 के आसपास है, मारुति 8737 के आसपास है, अशोक लेलैंड एक और ये स्टॉक है 3000 और 3035 के आसपास क्रिसिल, ये 4 स्टॉक हैं जहां खरीदारी करने की राय जिन साहब की तरफ से। बंसल जी सुप्रभात, लंबा वीकेंड बनाकर अब स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु, और स्पेशल हमारे सुप्रभात जैन साहब को। अनिल जी आज थोड़ा डिफरेंट है मेरे लिए मॉर्निंग शो अनिल जी, क्योंकि दिल्ली का मौसम इतना बिगड़ा हुआ है कि अनिल जी टीवी नहीं चल रहा है कल शाम से। अच्छा। तो मैं ना तो आपको देख पा रहा हूँ अपने प्रभु को, ना मेरे लखन कुणाल जी को भी देख नहीं पा रहा हूँ, और जैन साहब को तो अनिल जी काफी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिसल पे उन्होंने बाई कॉल दिया है, मारुति पे बाई कॉल दिया है। हाँ। तो मैं तो अनिल जी इतना मतलब कि जैन साहब को मिस कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कल जब हम बॉम्बे के लिए निकले हाँ। तो एक खाली बैग लेके निकलूं। जैन साहब तो काफी कुछ लेके आएंगे, तो कुछ बॉम्बे से घर के लिए भी लेता चलूं अनिल जी। बिल्कुल, हम सब इंतजार जैन साहब का इसीलिए कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं कि जैन साहब को बाकी तो रोज पिक दे ही रहते, फोन पे दे रहे थे, फर्क तो इतना ही है, लेकिन मिस करने की वजह यह है कि जैन साहब के गिफ्ट का सबको इंतजार। जी बंसल जी बताएं सर। और अनिल जी एक चीज और ऐड करूंगा अनिल जी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो मेरा लॉन्ग वीकेंड जरूर रहा, बट अनिल जी मैंने आपकी तरफ से, दीप की तरफ से, पूरी जी बिजनेस की टीम की तरफ से, पैनलिस्ट की तरफ से अमृतसर में अनिल जी मत्था टेक दिया है। तो अनिल जी मेरा तो वो छुट्टी नहीं गिनी जानी चाहिए, उसको तो अनिल जी आगे एडजस्ट करेंगे। और आज जो अनिल जी मैं पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द वीक लेके आया हूँ, वो इंसुलेटेड है बजट से, वो इंसुलेटेड है अदानी से। खरीदारी की राय है नैस्डैक के ईटीएफ में, जहां मुझे लगता है कि 15 से 25% का अपसाइड देखने को मिलेगा। तो नैस्डैक का ईटीएफ मोतीलाल ओसवाल का MON 100 करके एक ईटीएफ है, 94 रुपीज के अराउंड चल रहा है, 88 रुपए, 88 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में कुछ दिनों में 5-7 दिन में ही 115 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो एक बेहतरीन मतलब कि बजट प्रूफ, अदानी प्रूफ पिक ऑफ द वीक है मेरा। ओके, 9467 के आसपास मोतीलाल ओसवाल का ये नैस्डैक ETF ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाह, इसका मतलब फेड की मीटिंग के पहले और बाद बंसल जी बुलिश है अमेरिकी बाजारों पर, और वैसे भी नैस्डैक जबरदस्त 11% इस साल, 11% इस साल बढ़ चुका है। इस साल मतलब अभी लोग सोचो एक महीना, मुश्किल से एक महीना भी नहीं 4 हुआ। हफ्ते। आइए कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी अभी बंसल जी की बातचीत में सुन रहा था, अनिल जी बाकी बातें तो सही है, उन्होंने आपको प्रभु कहा, मुझे लखन कहा, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अनिल जी इससे इम्प्लाइड ये है कि वो स्वयं राम हो गए हैं। तो अनिल जी इस पर आपत्ति है अनिल जी। देखो सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना पड़ता है, आप खुद तो नहीं करोगे तो दूसरा कौन करेगा। इसलिए वो अनिल कपूर वाली फिलोसॉफी पर बंसल जी चल रहे हैं, चलने दीजिए, बढ़िया है, अच्छी बात है। बताएं सर। अनिल जी देखिए बाजार में तो हड़कंप आ गया शुक्रवार को, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे लग रहे हैं जिनके स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड हैं, स्ट्रांग है, और ऐसा ही स्टॉक है। और ये ट्रेडिशनल बजट फेवरेट शेयर है जिसको इस सप्ताह पिक ऑफ द वीक में मैं दे रहा हूँ। स्टॉक है L&T हर बार बजट में अच्छा प्रदर्शन करता है। गिरावट आ चुकी है स्टॉक में, लेकिन इसने आउट परफॉर्म किया है पिछले कुछ दिनों में, और शुक्रवार को भी निचले स्तरों से बड़ी जबरदस्त रिकवरी आते हुए दिखी। तो L&T को खरीद करके चलना है। यहाँ पर 2125 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 2225 रुपए का, दूसरा टारगेट 2250 रुपए का L&T में खरीदारी। सुराज जी आप भी शुक्रवार को छुट्टी पे थे ना?
जी अनिल जी, मैं भी शुक्रवार को अनिल जी छुट्टी पर था। ओके, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये अमृतसर नहीं है। देखो क्या होता है, आदमी गलत टाइम छुट्टी लेता है ना तो फिर बाद में दिक्कत होती है। क्या जब बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ ऐसा होता है, कभी भी आज मन नहीं हो रहा, आज मौसम ऐसा है, बादल बहुत है, आज नहीं जाते हैं छुट्टी ले। फिर क्या होता है, जब मौसम वाकई में ख़राब होता है, जैसे ओले ओले गिर गए या स्नोफॉल हो गया, तब सर्दी ज़्यादा, तब आदमी छुट्टी लेना भी चाहे तो ले नहीं पाता। वैसी हालत आज कुणाल जी की दिख रही है मुझे कि उन्होंने बोले शुक्रवार को नहीं ली होती तो आज ले लेता, ठंड बहुत है। वैसे एक चीज़ बताओ, राजस्थान में ज़बरदस्त मौसम ऐसा बदला है, आप बिलीव नहीं कर सकते कि राजस्थान में ये तस्वीर उदयपुर की है। ये उदयपुर में? की, हाँ, ये उदयपुर बर्फ, स्नोफॉल देखो, ऐसा लग रहा है कश्मीर की तस्वीर है। ये एक्चुअली उदयपुर की ये तस्वीर कैसे है। हो गया? मतलब इतनी जबरदस्त स्नोफॉल, बारिश और बारिश के साथ बर्फ गिर रही है एक्चुअली। ये कैसे सर? ये देखो, ये कल की तस्वीर है, कल की उदयपुर की तस्वीर है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी होंगी कई जगह की। जैन साहब तो राजस्थान में, जैन साहब वाकई में इतनी ज्यादा बर्फ गिर रही है, कश्मीर जैसा माहौल दिख रहा है मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, ये मावट बोलते हैं और इस बार थोड़ा लेट मावट हुआ है। और बिल्कुल राजस्थान में, जयपुर में सुबह से बारिश में, दिल्ली से भी जैसे तैसे हम लोग पहुंचे हैं, गजब के पूरे रास्ते में बारिश थी। और उदयपुर की तो मैं आज सुबह सुबह मैं भी यहाँ का जब न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो देखा, मुझे आपकी याद भी आई अनिल जी, मुझे तो गजब उदयपुर में सबसे ज्यादा था। और ओवरऑल पूरे राजस्थान में माहौल, और गजब की ठंड और गजब की बर्फ। बट ठीक है, होना भी चाहिए माहौल ठंड का। बट इससे एक चीज जरूर है कि फसल पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा मतलब ये चीज होनी चाहिए थी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, और सेकेंड वीक के पहले खत्म हो जाती है, बट ये अब आके फोर्थ वीक में हो रहा है। ओके, तो चलिए, ये थोड़ा मौसम खराब है, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप सब लोगों को बजट भी संभालना है, तो बिल्कुल ध्यान से आएँ। जब आप कल सारे हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे मुंबई, और मुंबई आएंगे उससे पहले मैं जल्दी से बता दूं बजट की हमारी क्या तैयारी है। बजट के दिन एक बड़ा कवरेज आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। बजट स्टॉक एक्सचेंज हमारा BSE, जहाँ पर राकेश जी, कुणाल जी, जय ठक्कर साहब होंगे। जय भी छुट्टियों पर, लंबी छुट्टियों पर रहे, अब वो नई कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं और बजट के दिन आपको दर्शन देंगे। सेठी साहब और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स होंगे, जैन साहब भी होंगे, बसिंग साहब, नितिन जी, वागले साहब, इन सबसे भी आप मुलाकात कर पाएंगे। तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपके साथ होंगे बजट स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर। और इसके अलावा भी बजट का जो बड़ा पैनल है, बजट महासभा, उसमें भी आप हमारे सभी बड़े विशेषज्ञों से मिल पाएंगे। बजट बिग पैनल में हमारे साथ रामदेव अग्रवाल सर होंगे, मधु केला साहब होंगे, सुनील सिंघानिया साहब होंगे, नीलेश शाह साहब। शाम को 4 से 5 बजे ये विशेष पैनल होगा। बजट महासभा में हमारे हर साल के जो अतिथि हैं वो होंगे ही आपके लिए, जिसमें आप विजय मंत्री साहब को मुलाकात करते हैं, नवनीत मनोज साहब होंगे, आनंद राठी जी होंगे, निरंजन हिरानंदनी साहब, विक्रम कोटक साहब होंगे। इसके अलावा बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी आप बजट महासभा में देख पाएंगे। ये सारे के सारे हमारे एक्सपर्ट्स होंगे आपके साथ। इनके अलावा बसंत माहेश्वरी साहब, राहुल अरोड़ा साहब, अजय बग्गा साहब, वरिंदर बंसल, विजय मंत्री, अनु आनंदगिरी और TP ओसवाल साहब हमारे बजट के जाने पहचाने चेहरे आपको पूरे दिन भर बजट पर रियल टाइम बेसिस पर विश्लेषण भी देंगे, मार्केट का एक्शन भी देंगे। ये आपको मिस नहीं करना है। आइए, पिक ऑफ द वीक, सुमित जी, सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। इस हफ्ते के लिए जो स्टॉक एक बार सिलेक्ट करना है ट्रेडिंग के लिहाज से वो है जायडस लाइफ। जायडस लाइफ के अंदर मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है। जायडस लाइफ इस हफ्ते में डिफेंसिव तौर पे भी काम आ सकता है, और स्टॉक के अंदर वैसे भी लोअर लेवल से एक रिबाउंड का शुरुआत हुआ है। तो जब तक 420 421 का लेवल नीचे में टूटेगा नहीं, तब तक इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करें, खरीदारी करें। ऊपर के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मोमेंटम बनेगा, जिसमें 440 रुपए से लेके 445 रुपए तक का मूव इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से इस हफ्ते में देखने को मिल सकता है। जायडस लाइफ में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, जायडस लाइफ ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय। और हिमांशु जी, जल्दी से आप भी बताएं आपका पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, मुझे लगता है कि इंडियन होटल वो स्टॉक है जो कि एक डिसेंट करेक्शन इस ड्यू कोर्स में पूरी करता हुआ नजर आया है और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास आ चुका है। तो इंडियन होटल्स मेरी तरफ से पिक ऑफ द वीक रहेगा। 286 रुपए के आसपास का क्लोज है। यहाँ पर 280 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं और 305 रुपए तक के टारगेट्स इस हफ्ते में इंडियन होटल्स में आते हुए नजर आ सकते हैं।